तो स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए यूपी पीसीएस एग्जाम आने वाला है 24 सितंबर। उसके लिए परीक्षा मंथन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये परीक्षा मंथन की पूरी समरी है। परीक्षा मंथन की समरी पार्ट 1 है ये। और ये नोट्स बनाए हैं राजकुमार जी ने और ये मैं आपको डिकोड कर रहा हूँ। इसमें पूरी परीक्षा मंथन में जो 2016-17 की न्यूज़ है उसको पूरे हम पार्ट वाइज करेंगे। ये पहला पार्ट है। इसमें प्रमुख राष्ट्रीय घटनाक्रम है यानी कि नेशनल न्यूज़ है। जो भी टिपिकल हिंदी वाले टर्म है मैं उसको इंग्लिश में भी बताता जाऊंगा। बेसिक बेसिक पॉइंट पूरे इसमें लिखे हुए हैं, पूरी समरी है ये। यूपी पीसीएस के लिए तो मेन इंपॉर्टेंट है ये, और बाकी मेंस एग्जाम के लिए भी, क्योंकि पूरा मैं डिटेल में इसमें आपको डिस्क्राइब करूंगा तो काफ़ी सारी चीज़ें ये दूसरे एग्जामों के लिए भी, जो स्टेट पीसीएस होते हैं या फिर यूपीएससी मेंस के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं, एसएससी के लिए भी। सबसे पहली न्यूज़ थी कि कुलभूषण जाधव की फांसी पर आईसीजे ने रोक लगाई। देखिए उसकी पूरी टाइमलाइन लिखी हुई है यहाँ पे। कुलभूषण जाधव ये एक्चुअली इंडियन नेवी के ऑफिसर थे और ये ईरान से समुद्री मार्ग से व्यापार करते थे, ये ट्रेड करते थे, रिटायर्ड नेवी ऑफिसर थे। पाकिस्तान में ने ये ऐसा बोला है कि पाकिस्तान ऐसा क्लेम करता है कि इनको 3 मार्च 2016 को बलूचिस्तान में पाकिस्तान ने गिरफ्तार किया, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट का कहना है कि नहीं, वो ट्रेड करते थे ईरान से ये समुद्र मार्ग से। फिर देखिए ये कई सारे दिनों तक ये बवाल चलता रहा और इसमें इंडियन गवर्नमेंट के जो एम्बेसडर हैं, जो वहाँ के राजदूत हैं, उन्होंने कई बार, इंडियन एम्बेसी ने भी बोला था कि एक बार कंसुलर एक्सेस इनका मिलना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान ने लगातार मना किया। और ओवरऑल ये देखिए 10 अप्रैल 2017 को पाकिस्तान की सैन्य अदालत है, जो आर्मी है, मिलिट्री कोर्ट है वहाँ का, फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने जाधव को मौत की सजा सुना दी। उसके बाद भी फिर कंसुलर एक्सेस नहीं दिया, जबकि वियना संधि में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर किसी देश के नागरिक को कोई भी पकड़ा जाएगा, चाहे वो किसी भी आरोप में गिरफ्तार किया हो, लेकिन उसको वहाँ का जो उसके पास लीगल ऑप्शंस हैं वो उसको देने चाहिए, जो कंसुलर एक्सेस वो मिलना चाहिए। फिर जाके 8 मई को भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि आईसीजे में पाक सैन्य अदालत के खिलाफ फैसले को चुनौती दी। उसके बाद फिर 15 मई से ये चालू हुई जो भी सुनवाई थी। उसके बाद ये 18 मई 2017 को ये फैसला आया कि जो पाकिस्तान की जो मिलिट्री कोर्ट ने जाधव को फांसी की सज़ा सुनाई ये बिल्कुल गलत है और फांसी की सज़ा रुकनी चाहिए जब तक ये कोर्ट जो है ये अंडर जुरिस्डिक्शन ऑफ आईसीजे यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंडर में है। अब ये आईसीजे का निर्णय है टोटल, और देखिए आईसीजे के बारे में भी पूरा इसमें लिखा हुआ है, पूरा डिटेल में डिस्कशन कर रहे हैं हम। तो 11 जजों की बेंच ने इनकी सुनवाई की थी। बेंच की अध्यक्षता किसने की थी? रॉनी अब्राहम ने। और आईसीजे का जो पैनल था 11 जजों का, उसमें एक भारतीय जज भी थे जिनका नाम था जस्टिस दलबीर सिंह भंडारी। और ऐसा रूल है कि किसी भी कंट्री के आईसीजे में सिर्फ एक लोग रह सकता है एक टाइम पे। आईसीजे ने बोला है कि अंतिम निर्णय सुनाने तक जाने तक जाधव की फांसी पर रोक लगा दी है। मामले में देखिए इंडियन जो गवर्नमेंट के वकील थे वो थे हरीश साल्वे, और उन्होंने सिर्फ 1 रुपये टोकन फीस में पूरा ये निर्णय, ये जाधव की तरफ से ये लड़ा था केस। पाक के वकील थे ख्वार कुरैशी। उसके बाद देखिए भारत ने ये जाधव जो मामला है, वियना संधि के 2 मेन इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं। एक आर्टिकल है ये 36, इसके आधार पर दाखिल किया था भारत ने मुकदमा ये, और ये 8 मई को किया था। और एक आर्टिकल देखिए, आर्टिकल 36 बोलता है कि विदेशी नागरिकों को कानूनी मदद मिलनी चाहिए, और एक आर्टिकल और है वो है 59 आर्टिकल, वो बोलता है कि आईसीजे का जो डिसीजन है वो बाइंडिंग है, मतलब कि वो फॉलो किया जाना चाहिए, लेकिन फिर भी कंट्रीज कई बार आईसीजे के डिसीजन को अवमानना करते रहे इसकी। तो ये जो वियना संधि थी अनुच्छेद 36 के हिसाब से, ये अनुच्छेद बोलता है कि विदेशी नागरिकों को अगर पकड़ भी लिया जाता है तो कानूनी मदद, मतलब कंसुलर एक्सेस मिलना चाहिए, उनके पास लीगल ऑप्शंस उनको प्रोवाइड कराए जाने चाहिए, चाहे वो जिस भी देश के हों। और 59 आर्टिकल क्या बोलता है कि अदालत का जो आईसीजे का फैसला होगा वो सभी पक्षों के लिए बाध्यकारी होगा। लेकिन पाकिस्तान बोल रहा है कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला दे रहा है और मानने से इनकार कर रहा है। इससे पहले भी कई सारे देशों ने नहीं माना है ये, जैसे अमेरिका ने नहीं माना था 1998 में, उसके बाद 1982 में भी अमेरिका ने नहीं माना था। तो इसके बाद मतलब ये ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो माने ही देश। भारत के पास एक ऑप्शन ये हो सकता है कि ये नहीं मानेगा तो इंडिया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के पास जा सकता है, और ये पूरा लिखा हुआ है क्योंकि ये यूएन के चार्टर में भी लिखा हुआ है कि हर यूएन सदस्य अंतर्राष्ट्रीय जो आईसीजे वाला डिसीजन है इनको मानने के लिए बाध्य होगा, मतलब मैंडेटरी है ये। और अगर नहीं मानता है तो जो दूसरा देश है, जो पीड़ित देश है, वो सुरक्षा परिषद का रुख कर सकता है, उसके बाद जा सकता है।
मतलब पाकिस्तान के पास ये अभी भी वो है कि अगर पाकिस्तान चाहेगा तो फांसी तो दे सकता है। इंडिया के पास फिर ऑप्शन खुले रहेंगे कि जो भी वो कर सकता है ये। देखिए आईसीजे के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखे हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र का ये प्रधान न्यायिक अंग है, मतलब मेन जुडिशियल ऑर्गन है ये यूनाइटेड नेशन का इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसका हेडक्वार्टर है द हेग में, यानी कि नीदरलैंड में है। टोटल इनके जो मेंबर हैं वो उतने ही मेंबर हैं जो यूएन के मेंबर हैं, यानी कि 193। ये जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का संविधान है उसमें 5 अध्याय हैं, उसमें 79 अनुच्छेद हैं। टोटल यहाँ पे जो न्यायाधीश होते हैं 15 होते हैं। एक देश से एक ही हो सकता है एक टाइम पे। न्यायाधीशों का जो कार्यकाल होता है 9 साल का होता है। हर 3 साल के बाद तो ये 5 ये न्यायाधीश सेवानिवृत्त हो जाते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ये जो आईसीजे है इसमें सबसे पहले भारतीय न्यायाधीश थे डॉक्टर नगेंद्र सिंह। तो ये कुछ कुल मिला के इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो कुलभूषण जाधव की फांसी से रिलेटेड, कि कब कब क्या क्या हुआ। 18 मई को फाइनली ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की 11 जजों की बेंच ने बोला था कि ये जो फांसी है अभी उस पर रोक लगाई जाएगी, और जब तक फाइनल फैसला नहीं आता है तब तक पाकिस्तान को नहीं करना चाहिए, एग्जीक्यूट नहीं करना चाहिए। फिर दूसरा ये जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, देखिए एक हुआ था सर्वेक्षण सिटी के लिए और एक हुआ था रूरल मतलब विलेज के लिए। 2 सर्वेक्षण हुए थे, दोनों में कंफ्यूज मत करिएगा। सिटी वाला देखिए मैं पहले बता दे रहा हूँ, सिटी वाले को बोला गया स्वच्छ सर्वेक्षण, और ये कराया किसने? सिटी वाला कराया था मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट ने। और जो देखिए सिटी वाला किसने कराया? सिटी वाला जो कराया था मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट ने कराया, और जो विलेज वाला है वो किसने कराया? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने। तो दोनों में ये डिफरेंस आप याद रखिएगा। पिछली बार जो सिटी वाला हुआ था, सिटी वाले के लिए देखिए, सिटी वाले के लिए क्राइटेरिया था, पिछली बार जो इसमें लिए गए थे कुल 73 सिटीज किए गए थे, उनका एवेल्युएशन किया गया था, उसमें मैसूर टॉप पे रहा था उसमें। और उसमें जो क्राइटेरिया था कि 10 लाख से ऊपर जिनकी भी आबादी थी, 10 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन वाले जो थे, और प्लस जो राजधानी के शहर थे, उन्हीं को इवेलुएट किया गया था स्वच्छ सर्वेक्षण में 2016 में। लेकिन इस बार जो क्राइटेरिया है वो 10 लाख से बढ़ा के कितना कर दिया गया? 1 लाख जहाँ की पॉपुलेशन है वो वाले सिटी कंसिडर किए जा रहे हैं। और इसीलिए जो इस बार का नंबर है कितना हो गया? 434। पिछली बार कितना था? 73 नंबर था। और इस बार देखिए इसमें एक मेन फैक्ट ये है कि सभी जितने भी ये स्टेट है प्लस यूनियन टेरिटरीज ने किया, एक्सेप्ट पश्चिम बंगाल, यानी कि वेस्ट बंगाल को छोड़ के सभी ने पार्टिसिपेट किया था स्वच्छ सर्वेक्षण में। तो 28 राज्य 7 यूनियन टेरिटरीज को शामिल किया गया था। और ये जो स्वच्छ शहरों का जो स्वच्छ सर्वेक्षण 2017 है, इसको एम वेंकैया नायडू ने जारी किया, और इसमें 1 लाख से ज़्यादा वाले जितने भी पॉपुलेशन वाले सिटी हैं वो शामिल किए गए थे। और इसको पब्लिश किसने किया था? मैंने शुरू में बताया अभी, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट यानी कि शहरी विकास मंत्रालय ने। और इसके सर्वे के अनुसार सबसे क्लीनेस्ट सिटी कौन सा है? इंदौर है। नंबर 2 पे भोपाल है, वो भी एमपी से ही है। और सबसे लास्ट में यानी कि 434वें नंबर पे सबसे गंदा शहर है गोंडा। इसमें और भी कई सारे फैक्ट हैं कि देखिए जो बॉटम के 50 सिटी हैं उनमें से 50 में से 25 हैं उत्तर प्रदेश के। और भी कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कि ये सर्वेक्षण जो स्वच्छ सर्वेक्षण किसने कराया था? क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने। और इसमें 3 मेन क्राइटेरिया लिए गए। पहला था ठोस अपशिष्ट प्रबंधन यानी कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, दूसरा है नागरिक फीडबैक यानी कि सिटीजन फीडबैक, तीसरा है ये स्वतंत्र पर्यवेक्षण यानी कि इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर। इन तीनों के डेटा के हिसाब से क्लीनेस्ट और जो डर्टीएस्ट सिटी एवेलुएट किया गया। और इसमें और कुछ फैक्ट बता दे रहा हूँ। देखिए सबसे ज़्यादा सिटी इसमें एवेलुएट किए गए थे कहाँ से? उत्तर प्रदेश के 62 लिए गए थे, क्योंकि यूपी पीसीएस का एग्जाम है तो उत्तर प्रदेश के ये आपको याद रखने चाहिए। उत्तर प्रदेश के 62 सिटी का एवेल्युएशन हुआ, और सबसे टॉप पे जो उत्तर प्रदेश में रहा है वो रहा है वाराणसी, उसकी रैंक है 32। और वाराणसी की जो पिछली बार रैंक कितनी थी? देखिए वाराणसी उत्तर प्रदेश में टॉप पे रहा है, पिछली बार रैंक थी इसकी 418, और इस बार कितनी हो गई? 32 हो गई 434 में से। और ये वाराणसी जो है ये उत्तरी क्षेत्र का सर्वाधिक सुधार वाला शहर रहा है। तो ये आप याद रख सकते हैं। बॉटम 50 में से 25 उत्तर प्रदेश के ही रहे हैं, ये भी आप याद रखिए। टॉप 10 अगर सिटीज़ की बात करें, नंबर 1 पे तो इंदौर है, नंबर 2 पे भोपाल है, नंबर 3 पे विशाखापत्तनम है, 4 पे सूरत, 5 पे मैसूर, 6 पे तिरुचिरापल्ली, 7 पे नई दिल्ली एनडीएमसी, 8 पे नवी मुंबई, 9 पे तिरुपति और 10th पे वडोदरा। ठीक है। और यूपी में टॉप पे है वाराणसी, याद रखिएगा 32 रैंक है इसकी इस बार। और अगर आप देखें स्वच्छ सर्वेक्षण 2017 में शामिल बड़े शहरों में सबसे तीव्रतम सुधार वाला शहर कौन सा बना? फरीदाबाद हरियाणा का।
मध्यम शहरों में सबसे तीव्रतम सुधार वाला शहर कौन सा बना? रीवा मध्य प्रदेश का। और छोटे शहरों में सबसे तीव्रतम सुधार वाला बना खरगोन एमपी। उसके अलावा देखिए उत्तरी जोन में मध्यम शहरों में तीव्रतम सुधार वाला शहर बना है झांसी। और उत्तरी जोन के बड़े शहरों में जो सबसे तीव्रतम सुधार वाला शहर है वो है वाराणसी। तो ये कुछ फैक्ट याद रखिएगा। ये हो गया टोटल सिटी वाला सर्वेक्षण। ये दोनों स्वच्छता जो स्वच्छ भारत मिशन है उसी के अंडर में ही है। ग्रामीण वाला मैंने बताया, इसको किस मिनिस्ट्री ने किया था? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने। और ये 8 सितंबर 2016 को रिपोर्ट जारी की थी। उसमें देखिए ये जो मिनिस्टर हैं उस टाइम के, ये स्वच्छता, ये ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया था ये जारी। इसमें देखिए ग्रामीण स्वच्छ सर्वेक्षण में 22 ये हिल वाले एरियाज यानी कि पहाड़ी एरिया लिए गए, 53 मैदानी एरिया यानी कि प्लेन वाले एरियाज लिए गए। टोटल 75 जिलों को शामिल किया गया था। उसमें टॉप पे कौन सा रहा? पहाड़ी जिलों में सबसे टॉप पे रहा मंडी यानी कि हिमाचल प्रदेश में है ये। और मैदानी में यानी कि प्लेन एरियाज में सबसे टॉप पे रहा क्लीनेस्ट सिटी में सिंधुदुर्ग जो कि महाराष्ट्र में है। तो ये हो गया ग्रामीण वाला सर्वेक्षण। और इससे ऊपर लिखा था जो अर्बन वाला सर्वेक्षण था। ये दोनों चीज़ याद रखिएगा। फिर ये तीसरी जो न्यूज़ है इसमें, ये स्वच्छ स्वस्थ सर्वत्र ये पहल ये किसने स्टार्ट की है? मानव संसाधन विकास यानी कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने, प्लस पेयजल एवं स्वच्छता यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर ने ये चालू की थी। स्वस्थ सर्वत्र। और ये चालू की थी 29 दिसंबर 2016 को। इसका मेन एम क्या था कि देश भर में जितने भी जो खुले में शौच से मुक्त यानी कि ओपन डेफिकेशन फ्री जो प्रखंड हैं, जो ब्लॉक हैं, वहाँ पे जो कम्युनिटी सेंटर्स हैं उनको और ज़्यादा सुदृढ़ करना, जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है उनको सुदृढ़ करना। और इसी के लिए हर जो ओडिया ब्लॉक है उसमें 10-10 लाख रुपए का फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जा रहा है ताकि वो लोग साफ सफाई रख सकें, स्वच्छता रख सकें और वहाँ पे किसी भी तरह का संक्रमण नियंत्रण के जितने भी मानक हैं उन सबको पूरा किया जा सके। और इस पहल के तहत देश भर में जितने 708 हैं, करीब 708 ओडिया ब्लॉक हैं, वहाँ पे जो स्थित है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो यानी कि जो कम्युनिटी डेवलपमेंट सेंटर है उनको कुल मिला के साफ सफाई करनी है। मेन चीज़ है कि स्वच्छ जो भारत मिशन है उसी के सब पार्ट हैं। चाहे वो ग्रामीण सर्वेक्षण ले लीजिए, चाहे वो स्वच्छ स्वस्थ सर्वत्र पहल, या फिर जो सिटी वाला है जो स्वच्छता सर्वेक्षण, वो तीनों स्वच्छ भारत मिशन के ही पार्ट हैं। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ है इसमें। ये देखिए डिटेल में हम देखी पूरी इसमें। अब ये 14वां जो प्रवासी भारतीय दिवस हुआ था, ये हुआ था इस बार कहाँ पे? ये इस बार हुआ था, देखिए मेन चीज़ तो यही आपको पता ही होगी, गांधी जी इस दिन वापस आए थे साउथ अफ्रीका से, इसीलिए होता है ये हर बार। और अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये निर्णय लिया है कि हर दूसरे साल में बड़े लेवल पे मनाया जाएगा। और मतलब जो एक बाकी जैसे इस बार 14वां मनाया गया 2017 में, 2018 में थोड़े कम लेवल पे मनाया जाएगा, द्विवर्षीय मनाया जाएगा ये टोटल। और ये हुआ 7 से 9 जनवरी। इस बार हुआ कहाँ पे? बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ ये। और इसमें जो पूर्ण संस्करण है, मतलब मैंने बताया आपको कि पूर्ण संस्करण अब अल्टरनेट मनाया जाएगा। 14वां अभी 2017 में हुआ है, 15वां होगा 2019 में। इस बार का जो पार्टनर स्टेट था वो कौन था? कर्नाटक, यानी कि भागीदार स्टेट था, भागीदार राज्य था ये प्रवासी भारतीय दिवस का कर्नाटक। और इसका थीम सबसे इंपॉर्टेंट है, वो याद रखिएगा, प्रवासी भारतीय संबंधों के नए आयाम, यानी कि इंग्लिश में अगर आप देखें तो रीडिफाइनिंग एंगेजमेंट विद द इंडियन डायस्पोरा। ये और पार्टनर स्टेट था कर्नाटक। सम्मेलन के अवसर पर 27 विशिष्ट व्यक्तियों और प्लस 3 प्रवासी संस्थानों को प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड प्रदान किया गया। ये आप याद रख सकते हैं। 13वां प्रवासी भारतीय दिवस 2015 में हुआ था गांधीनगर गुजरात में। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये सब। और इसके जो मेन जो ये मुख्य अतिथि थे वो भी आप याद रख सकते हैं। मुख्य अतिथि कौन थे? मुख्य अतिथि थे पुर्तगाल के प्रधानमंत्री डॉक्टर एंटोनियो लुइस सैंटोस डा कोस्टा। और ये पुर्तगाल के प्रधानमंत्री और इनके आज भी जो रिश्तेदार हैं वो गोवा में रहते हैं, गोवा के मडगांव में रहते हैं आज भी। तो ये याद रख सकते हैं आप इनको। मुख्य अतिथि थे डॉक्टर एंटोनियो लुइस सैंटोस डा कोस्टा, पुर्तगाल पीएम। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ है इसमें, लाल बत्ती पर रोक लग गई है, मतलब अब कोई भी लाल बत्ती नहीं लगा सकता है। और इसमें केंद्र सरकार ने यह निर्णय लिया था 19 अप्रैल 2017 को, और ये लागू हुआ 1 मई 2017 से लागू हो गया है। और ये कुल मिला के बेसिक एम है कि जो वीआईपी कल्चर है उसको ख़त्म करना
और अब चाहे कोई भी किसी भी लेवल का ऑफिसर हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे वो आईएएस पीसीएस कोई भी हो, कोई भी नहीं लगा सकता है लाल बत्ती। लाल बत्ती पूरी तरह से बैन कर दी गई है। नीली बत्ती सिर्फ उन जगह पे है जहाँ पे इमरजेंसी सर्विसेज हैं, जैसे कि अगर एम्बुलेंस है जो हॉस्पिटल की, प्लस जो अग्निशमन है, प्लस जो इमरजेंसी सर्विसेज होती हैं पुलिस वाली, जो सेना वाली, जब फायर वाली सर्विसेज, वहीं पे सिर्फ नीली बत्ती लगाई जा सकती है। लाल बत्ती तो पूरी तरह से खत्म हो गई है। और इसके लिए क्या किया गया था, इसके लिए वो जो ईयर 1989 का सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स थे, कि उनके रूल्स थे जो 183, उसमें स्पष्ट लिख दिया गया कि लाल और नीली बत्ती के लिए कौन कौन अधिकृत है। तो लाल बत्ती पूरी तरह से खत्म कर दी गई। डेट याद रखिएगा, 1 मई 2017 से ये निर्णय लागू हुआ है, ये इम्प्लीमेंट हुआ है। हालांकि निर्णय लागू हो गया, लेकिन अभी भी कई सारी न्यूज़ आती रहती हैं कि लोग मान नहीं रहे हैं, जो कई सारे मंत्रियों को झटका लग गया इससे। नेक्स्ट न्यूज़ है इसमें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से रिलेटेड जो न्यूज़ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ये कब इसकी स्टार्टिंग की गई, 1 मई 2016 को, और इस दिन मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। इसी दिन पे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना स्टार्ट की गई थी। कहाँ से स्टार्ट की गई थी, मालेरपुर बलिया उत्तर प्रदेश से स्टार्ट की गई थी। और इसका टैग लाइन जरूर याद रखिए, इसका टैग लाइन है स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन। मेन जो इसका बेसिक पर्पज़ यही है कि जो ग्रामीण एरियाज़ में महिलाएं रहती हैं उनको एलपीजी कनेक्शन देना, ताकि उनको जो लकड़ी लेने जाना पड़ता है और जो केरोसिन, कोयला, ये सब जो जो अनक्लीन जो ये लोग ईंधन जलाती हैं, उनसे निकल के इनको एलपीजी की तरफ लाना है। उसके लिए देखिए, महिला जो प्रमुख है उसके नाम पे एलपीजी कनेक्शन दिया जा रहा है। 8,000 करोड़ की योजना है ये, 2016 से 19 तक 3 सालों में करनी है। और इसमें 5 करोड़ बीपीएल परिवारों को एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराना है। हालांकि इसमें फ्री नहीं है, ये 1,600 रुपये की बस सब्सिडी सरकार दे रही है, मतलब कि सिर्फ सिलेंडर के लिए, और प्रेशर रेगुलेटर प्रदान किया जा रहा है। जबकि गैस जो चूल्हा है वो परिवार को खुद खरीदना है। तो आधी, एक तरह से आधी अधूरी स्कीम है ये, पूरी तरह से तो नहीं हुई, क्योंकि जो गरीब लोग हैं वो उनको 1,600 रुपये दे रहे हैं। जबकि जो इसकी अगर सिलेंडर की टोटल कॉस्ट एग्जैक्ट देखें तो आप 4-5 हज़ार रुपये के आसपास होती है वो। और ये 5 करोड़ बीपीएल फैमिलीज़ को देना है, ये बेसिकली इसमें टारगेट है। जो मेन इसका जो फोकस एरियाज़ हैं वो जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, और प्लस जो नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट है, उनको मेन इसका फोकस माना जा रहा है। देखिए, 1 जनवरी 2016 में ये जो एलपीजी का कवरेज रेशियो था वो 61% था। अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ है, 1 दिसंबर 2016 को ये अपडेट किया गया था, जो एलपीजी कवरेज रेशियो वो 70% हो गया है। मतलब कि 70% लोगों के पास आ चुका है ये। तो ये इन सब के लिए कुल मिला के थी। और देखिए, एक टारगेट रखा गया था पहले साल का 1.5 करोड़ लोगों को देने का, लेकिन ये टारगेट जल्दी कंप्लीट कर लिया गया। और बल्कि और एक साल भी नहीं हुआ है, अप्रैल 2017 तक का अपडेट ये है कि 2 करोड़ लोगों को मिल भी चुका है ये एलपीजी कनेक्शन, जो ये स्कीम दे रही है, 1,600 रुपये की सब्सिडी जो गवर्नमेंट दे रही है। ये नेक्स्ट न्यूज़ थी, इससे रिलेटेड सभी फैक्ट मैंने बता दिए। नेक्स्ट न्यूज़ है इसमें कि महाराष्ट्र में सीसीटीएनएस प्रणाली का प्रारंभ हो गया है। सीसीटीएनएस ये देखिए 15 अगस्त 2016 में अनाउंस की गई थी, और इसमें ये 17वां जो स्वतंत्रता दिवस था उसके अवसर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री सीएम ये देवेंद्र फडणवीस ने ये बोला था, अनाउंस किया था। सीसीटीएनएस का मतलब है क्राइम क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम, यानी कि अपराध एवं अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क प्रणाली इसका सिस्टम नाम है पूरा। तो ये भारत की पहली व्यापक अपराध एवं अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क है सीसीटीएनएस। और ये देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है कि पूरे नेशनल लेवल पर अपराधों और जो अपराधी हैं उनसे संबंधित जितना भी डेटा है उसको कुल मिला के कोऑर्डिनेट किया जाए, इसीलिए सीसीटीएनएस प्रणाली विकसित की जा रही है। मेन चीज़ यही है कि अगर मान लीजिए एक स्टेट से कोई क्रिमिनल है, कोई क्राइम करके भाग गया, तो उसका डेटा दूसरी स्टेट तक भी पहुंचाया जा सके, ताकि उसकी ट्रैकिंग हो सके, जो क्राइम वो कर रहा है, जो क्रिमिनल है, उसको किसी तरह पकड़ा जा सके, जो पुलिस सिस्टम है उसको और ज़्यादा मजबूत बनाया जाए, उसी सब के लिए बनाया गया है ये। और ऐसा करने वाला महाराष्ट्र देश का पहला राज्य बन गया है। महाराष्ट्र में देखिए, राज्य में साइबर प्रयोगशालाओं में, ये मतलब जो साइबर लेबोरेटरी स्थापित की जा रही है, वहाँ पे हाई स्पीड जो फाइबर नेट है वो किया जा रहा है। उसके अलावा भी और बहुत सारे प्रयास चल रहे हैं। जैसे राज्य सरकार इस साइबर अपराधों से निपटने के लिए 1,000 पुलिस वालों को तैयार कर रही है। उनको स्पेशल साइबर पुलिस फोर्स के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है, उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। कुल मिला के ये सब है। 2,000 करोड़ रुपए की देखिए टोटल सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, और इसका बेसिक पर्पज़ है कि 100% इसमें
जो केंद्र प्रायोजित योजना है उसमें सीसी ये टीएनएस को पूरा एक तरह से डेवलप किया जा सके। 31 मार्च 2017 तक का टारगेट था, लेकिन फिर उसको और ज़्यादा ये डिले हो गया है इसमें। तो 2000 करोड़ की ये पूरी योजना है, और ये सबसे पहले महाराष्ट्र ऐसा बना है, पहला स्टेट। नेक्स्ट न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैटरनिटी जो अमेंडमेंट आया था, मैटरनिटी जो बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट 2017 वाला था, यानी कि मातृत्व लाभ, ये जो मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम 2017 है, उससे रिलेटेड जो कुछ मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए हुए हैं इसमें। देखिए 11 अगस्त 2016 को राज्यसभा में हुआ था, ये पारित हो गया था। 9 मार्च 2017 को लोकसभा में पारित हुआ। फिर उसको 27 मार्च को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली। 28 मार्च को यह अधिसूचित किया गया। 1 अप्रैल से लागू हो गया। ये सब डेट इसलिए याद रखनी क्योंकि स्टेट पीसेस में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो 11 अगस्त, 9 मार्च, 27 मार्च, 28 मार्च, 1 अप्रैल। उसमें जो मेन प्रोविजंस हैं बिल में वो देख लीजिए। पहले देखिए, जो मातृत्व जो मैटरनिटी लीव मिलती थी 12 सप्ताह की मिलती थी, अब 26 सप्ताह की मिलेगी। और ये 2 जीवित बच्चों के लिए है। अगर 2 से ज़्यादा बच्चे हैं होंगे तो उनके लिए सिर्फ 12 सप्ताह की मिलेगी। मतलब एक तरह से पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर भी इसमें इम्प्लीमेंट किया गया है कि 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए। और ये जो अवकाश का ये जो लाभ मिलेगा वो तभी मिलेगा जब प्रसव की संभावित तिथि से 6 वीक पहले मिलेगा। और 6 वीक से मतलब पहले होता था, अब ये 8 वीक पहले मिल जाएगा। लेकिन 2 बच्चों तक ये, अगर 2 से अधिक होंगे तो 6 सप्ताह पहले मिलेगा प्रसव से पहले, और 6 सप्ताह बाद में। तब 2 से ज़्यादा बच्चों के लिए सिर्फ 12 सप्ताह रहेगा। 3 महीने से ज़्यादा अगर कोई छोटा बच्चा है उसको, 3 महीने के अंडर कोई मतलब छोटा बच्चा है उसको अगर कोई गोद लेगा या सेरोगेसी वाला कुछ केस होगा तो उसमें 12 सप्ताह का ये मिलेगा लीव। अगर कोई ऐसा संस्थान है जहाँ पे 50 से ज़्यादा महिलाएं हैं, उनको एक क्रेच बनाना पड़ेगा। यानी कि क्रेच का मतलब होता है कि जो ये बच्चों की देखभाल का स्थान होता है वहाँ पे ये बनाना पड़ेगा इनको। और इसमें एक और प्रोविज़न कि अगर जब ये लीव ख़त्म हो जाएगी मैटरनिटी, उसके बाद भी वुमेन को ये ऑप्शन दिया जाएगा कि घर से काम कर सकती हैं ये, लेकिन 1 जुलाई 2017 से प्रभावी होगा ये इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है। नेक्स्ट न्यूज़ है इसमें, भारत के राज्यों में जीवन प्रत्याशा स्थिति यानी कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो ये क्या क्या है, किस हिसाब से है। देखिए अक्टूबर 2016 में न्यूज़ आई थी और इसमें जो ये सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के हिसाब से पूरा सर्वे किया गया था, उसमें इंडिया की अगर आप देखें लाइफ एक्सपेक्टेंसी इस समय एग्जैक्ट जो फिगर है 2016 के हिसाब से, और ये रिपोर्ट 2010 से 14 की अवधि में किया गया था। इंडिया की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी 67.9 है ईयर। मेल की कम है, मेल की 66.4 है, फीमेल की है 69.6, और इसमें रूरल एरिया की भी कम है 66.7। इसलिए हो सकता है क्योंकि रूरल एरियाज़ में ज़्यादा हेल्थ फैसिलिटीज़ एज़ कम्पेयर टू अर्बन एरियाज़ कम रहते हैं, और वहाँ पे बहुत सारी ये सब जो मान्यताएं भी होती हैं। मतलब कई बार जैसे जो अगर ये कोई प्रेग्नेंट होती है तो घर में ही कराते हैं वो सब चीज़ें, तो ये इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं होती हैं ये सब। अर्बन में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो है 71.5 ईयर है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आप देख लीजिए, ये आ भी सकते हैं। देखिए जन्म पर जीवन प्रत्याशा मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी अगर अकॉर्डिंग टू बर्थ आप देखेंगे तो 21 जो प्रमुख राज्य हैं उसमें नंबर 1 पे कौन सा है? नंबर 1 पे है केरल 74.9, मतलब केरल के लोग सबसे ज़्यादा जीते हैं 74.9। दिल्ली नंबर 2 पे 73.2। नंबर 3 पे जम्मू कश्मीर 72.6। उत्तर प्रदेश सेकंड लास्ट पे है, बस ये असम से ऊपर है। असम सबसे लास्ट पे नंबर पे है। इसका जो है इसका यहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 63.9 और यूपी का है 64.1। मतलब यूपी के लोग सेकंड लास्ट में है, सबसे ज़्यादा जीते हैं 64 के 0.1 ईयर जीते हैं ये। और अगर आप देखें शून्य जो आयु वर्ग ये जो से लेके और जो 70 वर्ष की आयु वर्ग के अतिरिक्त ये बाकी सभी आयु वर्ग के लिए जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो में टॉप पे जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर ने केरल को भी पीछे छोड़ दिया है। और जो 70 ईयर्स वाली जो आयु पर जीवन प्रत्याशा है उसमें उत्तराखंड शीर्ष पे है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आप याद कर लीजिए। इसमें कुछ और चीज़ें हैं इसमें बताने वाली, जैसे कि बर्थ रेट क्या होता है। बर्थ रेट आपको पता ही होगा कि जो इसमें मैं बता दे रहा हूँ लिख के, इसमें लिखे थे इन्होंने, ये लिखना भूल गए शायद राजकुमार जी। बर्थ रेट होता है कि 1000 लाइव बर्थ्स में 1000 लोगों में कितने लोगों का जन्म होता है, वो बर्थ रेट है। इंडिया का है 21 और रूरल एरिया का है ये 22.7, अर्बन एरिया का है 17.4। और बर्थ रेट में जो इंडिया में सबसे मतलब सबसे ज़्यादा बर्थ रेट किस स्टेट का है? यूपी का है।
इसीलिए यूपी की पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और सबसे ज़्यादा भी पॉपुलेशन है। सबसे कम बर्थ रेट कहाँ का है? गोवा का है। दूसरा आया डेथ रेट, वो पर 1000 लाइव पॉपुलेशन में कैलकुलेट करते हैं वो भी। तो डेथ रेट इंडिया का कितना है? 6.7, और रूरल एरियाज़ का है 7.3, अर्बन एरियाज़ का है 5.5। मैक्सिमम डेथ रेट कहाँ पे है? उड़ीसा का है, और इसमें मिनिमम डेथ रेट है नागालैंड का। ठीक है, उसके बाद देखिए जो नेचुरल ग्रोथ होता है रेट, वो बर्थ रेट माइनस डेथ रेट होता है। यानी कि बर्थ रेट इंडिया का कितना है? 21, माइनस डेथ रेट कितना है? 6.7। इसीलिए इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है लगातार। और नेचुरल ग्रोथ रेट, ये इतना फिगर तो याद मत रखिए, लेकिन मैक्सिमम होता है बिहार में, बिहार का मैक्सिमम है नेचुरल ग्रोथ रेट, और मिनिमम है गोवा का। और लास्ट में एक और है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी कि एक साल से कम में अगर आप देखेंगे तो कितने बच्चे 1000 जो लाइव बर्थ होते हैं उनमें से मर जाते हैं, उनका रेट है। इंडिया में 39, रूरल एरियाज़ में ज़्यादा है 43 है, अर्बन एरियाज़ में 26 है। हाईएस्ट जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है मध्य प्रदेश का है, और लोवेस्ट है गोवा का। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे इसके। नेक्स्ट इसमें एक और न्यूज़ देख लेते हैं। जल्लीकट्टू पर रोक हटाने के लिए तमिलनाडु में एक विधायक पेश हुआ था। जल्लीकट्टू एक्चुअली जो हार्वेस्ट फेस्टिवल है वही उसी टाइप से ये तमिलनाडु में होता है, जब पोंगल का त्यौहार मनाया जाता है। ये तमिलनाडु में फसल कटने की खुशी में मनाया जाता है पोंगल का त्यौहार। उसमें कई दिनों से विवाद चल रहा है, इसमें बुल से लड़ाया जाता है। इसमें गांव के जो पुरुष होते हैं वो सांड को वश में करने की कोशिश करते हैं और अपनी ताकत दिखाते हैं। और इसमें जो ग्रामीण युवा होते हैं और सांडों के बीच में एक तरह से बहुत ट्रेडिशनल गेम रहा है ये। लेकिन कुछ ये सालों से ये पेटा और जो कुछ अपने आप को जो सो कॉल्ड ये एनिमल राइट के जो रक्षक हैं, वो उनकी और तमिलनाडु के लोगों से ये लड़ाई होती रही है। उसी लिए देखिए तमिलनाडु में पोंगल के अवसर पर खेला जाने वाला ये सांस्कृतिक खेल है उस जल्लीकट्टू, याद रखिएगा। इसमें रोग संबंधी अध्यादेश की मंजूरी प्रदान कर दी गई। 23 जनवरी को तमिलनाडु की जो लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा ने इससे संबंधित एक विधेयक पास कर दिया, और इसमें जल्लीकट्टू को ये पशु अत्याचार निवारण अधिनियम 1960 के दायरे से बाहर कर दिया गया। मतलब कि जल्लीकट्टू हो सकता था। और 31 जनवरी को ये सुप्रीम कोर्ट ने भी इस कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। और ये मैंने बता दिया कि तमिलनाडु में फसल कटने की खुशी मनाया जाता है पोंगल, पोंगल का एक पार्ट है। इसी से मिलता जुलता है कंबाला, ये ट्रेडिशनल ये होती है, ट्रेडिशनल ये भी स्पोर्ट है। ये कर्नाटक में होता है, इसमें भैंसा दौड़ होता है, भैंसों को दौड़ाया जाता है, और ये कर्नाटक के तटीय जिलों में किया जाता है, कोस्टल एरियाज़ में। कंबाला ये के पक्ष में भी कानून बना दिया गया है, और कंबाला खेल आयोजन के लिए कर्नाटक विधानसभा से मंजूरी भी दे दी है। और कर्नाटक उच्च न्यायालय ने नवंबर 2016 में रोक लगाती थी, उसी के बाद फिर ये बनाया गया। तो ये आप याद रख सकते हैं। 2016 में रोक लगाई थी, 2017 में विधेयक पास कर दिया कर्नाटक जो विधानसभा है वहाँ पे। तो कंबाला कर्नाटक में होती है भैंसा दौड़, जल्लीकट्टू बुल फाइटिंग होती है तमिलनाडु में पोंगल जब होता है उस टाइम पे। नेक्स्ट न्यूज़ है इसमें राष्ट्रीय जल गुणवत्ता उप मिशन, यानी कि नेशनल वाटर क्वालिटी सब मिशन से रिलेटेड न्यूज़ है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये 22 मार्च 2017 को ये स्टार्ट हुआ था, इसकी शुरुआत हुई। और ये इसका बेसिक एम क्या है कि जो ड्रिंकिंग वाटर होता है उसको आर्सेनिक और फ्लोराइड से मुक्त करना। ठीक है, आर्सेनिक की सबसे बड़ी समस्या है। आर्सेनिक मतलब सबसे ज़्यादा वाटर में पाया जाता है वेस्ट बंगाल में, और ये फ्लोराइड सबसे ज़्यादा पाया जाता है राजस्थान के वाटर में। तो ये दोनों फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। और इसका बेसिक एम यही है कि 2021 तक जो 28,000 बसावट है उनका आर्सेनिक और फ्लोराइड से मुक्त करना, और इसमें मतलब प्योर ड्रिंकिंग वाटर उपलब्ध कराना, मेन चीज़ ये। और बेसिकली नागरिकों को इसमें पार्टिसिपेट किया जाएगा, मतलब इन्वॉल्व किया जाएगा, और हर घर जल के सपनों को पूरा करना इसका मेन उद्देश्य है। नेशनल वाटर क्वालिटी सब मिशन एंड WQSM, यानी कि राष्ट्रीय जल गुणवत्ता उप मिशन। आर्सेनिक वेस्ट बंगाल में हाईएस्ट है, वाटर में पाया जाता है, फ्लोराइड राजस्थान में। दोनों ही बहुत ये हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है। नेक्स्ट है इसमें स्टैंड अप इंडिया स्कीम के बारे में इसमें पूरा बताया गया। स्टैंड अप इंडिया स्कीम 5 अप्रैल 2016 को स्टार्ट हुई थी, और ये इसी दिन बाबू जगजीवन राम की जयंती मनाई जाती है। तो PM मोदी जी ने 5 अप्रैल 2016 को स्टैंड अप इंडिया स्टार्ट की थी। उत्तर प्रदेश के नोएडा से स्टार्ट की थी। ये याद जरूर रखिएगा, डेट भी याद रखिएगा इसमें, क्योंकि डेट भी पूछ सकते हैं इसमें। तो इसमें स्टैंड अप इंडिया स्कीम है ये, और ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर है। ये इसमें इतना बोल गए, ये मैं लिख दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ।
स्टार्टअप जो स्टैंड अप इंडिया है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में, स्टार्टअप इंडिया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में। और स्टैंड अप इंडिया स्टार्ट कब हुई थी? 5 अप्रैल 2016 को नोएडा से। और स्टार्टअप इंडिया जो स्टार्ट हुई थी वो कब हुई थी? 16 जनवरी 2016 को विज्ञान भवन दिल्ली से। तो दोनों चीज़ें याद रखिएगा इसमें। जो स्टैंड अप इंडिया ये बेसिकली SC ST और वुमेन के लिए है, जो वुमेन इंटरप्रेनर हैं और SC ST इंटरप्रेनर हैं, उनको 10 लाख से 1 करोड़ तक का लोन दिया जाएगा और इसको 7 साल में ये भुगतान करना पड़ेगा। इसमें देखिए बेसिक एम ये है कि हर जितनी भी बैंक है उनको सबको 2 लोगों को लोन देना पड़ेगा, कम से कम एक SC ST को और एक किसी वुमेन इंटरप्रेनर को। और लोन दिया जा सकता है किसी भी ग्रीन फील्ड इंटरप्राइज के लिए जो कि रिलेटेड है मैन्युफैक्चरिंग से, ट्रेडिंग से, सर्विसेज से। ये इसमें याद रखिएगा, इसमें जो लोन है ये गैर कृषि क्षेत्र में ही ये स्थापित किए जाने वाले जो हरित क्षेत्र उद्यमों के लिए प्राप्त होंगे। मतलब एग्रीकल्चर रिलेटेड लोन नहीं है इसमें, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और सर्विसेज सेक्टर में मिलेगा। इसमें इंडिविजुअल है तो मतलब हर बैंक को एटलीस्ट एक SC ST को और एक वुमेन को। नॉन इंडिविजुअल के लिए कम से कम अगर मतलब कोई कंपनी तो 51% जो उसका स्टेक है वो होल्ड करना चाहिए SC ST वुमेन। तो ये सब चीज़ें हैं बेसिकली इसमें। और इसका जो रीफाइनेंस करेगा वो करेगा SIDBI। इसकी साइड पे जाके देखेंगे तो दिख जाएगा स्टैंड अप इंडिया। देखिए स्टार्टअप इंडिया एक मेन स्कीम थी, एक स्टार्टअप योजना भी स्टार्ट की गई थी और ये थी तकनीकी क्षेत्र में महिलाओं के लिए स्टार्टअप योजना। ये अलग है, उससे कंफ्यूज मत करिएगा। वो जो स्टार्टअप इंडिया है वो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में और वो 16 जनवरी 2016 को स्टार्ट हुई थी विज्ञान भवन दिल्ली से। लेकिन ये स्टार्टअप योजना है, ये महिलाओं के लिए स्टार्टअप योजना है। ये तकनीकी क्षेत्र में महिलाओं को के लिए स्टार्टअप योजना के तैयार की है मंत्रालय। इसमें सूचना और प्रौद्योगिकी है, IT एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और इसमें ये योजना होगी महिलाओं को व्यापार होती तकनीकी क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ की गई। ये बेसिकली 2016 में फेसबुक द्वारा ये महिलाओं के उद्यमिता को बढ़ाने के लिए शी मीन्स बिजनेस करके एक इनिशिएटिव था वो चालू किया गया था। उसी के तहत 14,000 लगभग वुमेन को इसमें ट्रेनिंग दी गई है। तो ये जो 2017 में स्टार्टअप इंडिया स्कीम है ये सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक ने ये स्टार्ट की थी। फेसबुक का ये इनिशिएटिव है, ये आप बोल सकते हैं एक तरह से। नेक्स्ट इसमें को बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि देखिए विश्व की सबसे पहली नदी बनी थी जिसको कि लिविंग एंटाइटी का दर्जा दिया गया था, यानी कि जीवित व्यक्ति का दर्जा दिया गया। तो वो थी वांग हुई न्यूजीलैंड में और उसको मांगा था किसने? माओरी जनजाति ने, जो 160 सालों से इसके लिए आंदोलन कर रही थी। मतलब लगातार प्रयास कर रहे थे लोग। वैसे ही उसी की तर्ज पे तुरंत 6-7 दिन बाद इंडिया में भी उत्तराखंड हाईकोर्ट ने गंगा और यमुना को लिविंग एंटाइटी का दर्जा दे दिया। मतलब कि अगर इसको कोई पॉल्यूट करेगा तो इनके ऊपर केस किए जा सकते हैं और इनका जो केस करेगा, जो लीगल कस्टोडियन है गंगा और यमुना का, वो 3 लोगों को बनाया गया इंडिया की तरफ से। डायरेक्टर होंगे जो नमामि गंगे के नंबर 1। देखिए 3 कस्टोडियन है गंगा और यमुना के, एक तो डायरेक्टर नमामि गंगे का, दूसरा चीफ सेक्रेटरी और तीसरा एडवोकेट जनरल। ये दोनों जो उत्तराखंड के होंगे, चीफ सेक्रेटरी ऑफ उत्तराखंड, एडवोकेट जनरल ऑफ उत्तराखंड प्लस डायरेक्टर ऑफ नमामि गंगे, ये तीनों गंगा और यमुना के कस्टोडियन हैं। और ये तीनों मतलब किसी भी इंडस्ट्री के खिलाफ या किसी भी बंदे के खिलाफ इंडिविजुअली उसके मतलब अगर उसने पॉल्यूट किया तो ये सब पे उनके खिलाफ मुकदमा दायर कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है इसमें, राष्ट्रीय इस्पात नीति यानी कि नेशनल स्टील नीति बनाई गई थी 2017 में। देखिए इंडिया में अगर आप देखें स्टील का जो GDP में योगदान है 2% है। स्टील सेक्टर में 5 लाख लोग डायरेक्टली एम्प्लॉयड हैं, 20 लाख लोग इनडायरेक्टली एम्प्लॉयड हैं और इसीलिए स्टील सेक्टर में काफ़ी फोकस किया गया। बेसिकली इसमें 3 एम दिए गए हैं, 3 जो मेन बेसिक टारगेट है वो आप याद रख सकते हैं। पहला तो ये कि कैपेसिटी जो एडिशन है, ये देखिए उत्पादन नहीं, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है इन्होंने, ये कैपेसिटी एडिशन है 100 मिलियन टन से बढ़ाकर 300 मिलियन टन करना है। जो प्रोडक्शन है टोटल वो कितना करना है? वो 255 मिलियन टन करना है। और जो प्रति व्यक्ति यानी कि जो पर कैपिटा ये स्टील कंजम्पशन है 61 kg है, ये 61 है, ये 60 नहीं है, 61 kg से बढ़ाकर 158 kg करना है। और जो इम्पोर्ट डिपेंडेंस है वो 85% से घटाकर 65% करना है। और ये करना कब तक है? 2030-31 तक, 2030-31 वाले फाइनेंशियल ईयर तक, यानी कि 2030 तक बेसिकली। तो ये मेन 3 टारगेट है, मैंने बता दिए, याद रखिएगा।
स्टील उत्पादन में इंडिया नंबर 3 पे है, चाइना नंबर 1 पे, नंबर 2 पे जापान है, नंबर 3 पे इंडिया है, नंबर 4 पे यूके है। और ये स्टेनलेस स्टील के प्रोडक्शन में इंडिया नंबर 2 पे आ गया है, जापान को सरपास कर दिया था इंडिया ने। ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हैं। स्टील के प्रोडक्शन में इंडिया नंबर 3 पे है और स्टेनलेस स्टील के प्रोडक्शन में इंडिया नंबर 2 पे है। और भारत ने जापान को पीछे छोड़ते हुए सेकंड प्लेस हासिल किया था। ये इंटरनेशनल स्टेनलेस स्टील फोरम की बैठक टोक्यो में जारी किया गया था, 2017 की रिपोर्ट है ये। नंबर 1 पे दोनों पे चीन है, ठीक है, ये आप याद रख सकते हैं। फिर एसबीआई में 5 जो उनकी सब्सिडरी बैंक थी, सहायक बैंक थी, उनको मर्ज कर दिया गया और प्लस जो भारतीय महिला बैंक 2013 में बनी थी उसको भी मर्ज कर दिया गया। तो टोटल मिला के एसबीआई बहुत बड़ी अब बैंक बन गई है, इंडिया की तो सबसे लार्जेस्ट बैंक बन गई है। और ये इवन जो प्राइवेट सेक्टर की बैंक है इंडिया की सबसे लार्जेस्ट आईसीआईसीआई, उससे भी 5 गुना इसका टोटल कैपिटल हो गया है। इसमें जो टोटल 5 सहायक बैंक थी, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, पटियाला, त्रावणकोर, इन सबको मर्ज कर दिया गया। इससे पहले जो स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र थी उसको भी मर्ज किया गया था। उसके बाद वो जो इंदौर वाली थी स्टेट बैंक ऑफ, उसको भी मर्ज किया गया था। तो 2 पहले ही हो चुकी थी, अभी 5 को और मर्ज कर दिया गया। तो अब ये कुल मिला के जो एक बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म के लिए एक इंद्रधनुष ये प्लान था, उसी हिसाब से किया गया है ये। और इसमें जो बैंक भारतीय महिला बैंक बनाई गई थी 2013 में, उसको भी मर्ज कर दिया गया। तो अब ये एसबीआई टॉप 50 बैंक में आ गया है पूरी दुनिया की। और ये देखिए, भारतीय महिला बैंक 2013 में बनाई गई थी। महिलाओं के लिए बैंक स्थापित करने वाला भारत विश्व का तीसरा देश बना था। इससे पहले पाकिस्तान में बनी थी। नंबर सबसे पहले महिलाओं के लिए बैंक बनाई थी पाकिस्तान ने, फिर तंजानिया ने। और ये जो मर्जर हुआ है ये एसबीआई एक्ट 1955 की धारा 35 के तहत हुआ है ये पूरा। और एसबीआई का पूरी दुनिया में पोजीशन हो गया 44th हो गया लगभग। और भी अभी इनका टारगेट है कि टॉप 30 में आना है। नंबर 1 पे तो चाइना का ही बैंक है, आईसीबीसी। डीमोनेटाइजेशन तो सबको पता ही है, 8 नवंबर को निर्णय लिया गया था। 500 और 1000 के जो नोट थे उनको 8 नवंबर की रात से 8 ये मतलब लीगल टेंडर नहीं थे ये, उसके लिए बैन कर दिए गए थे ये। उसके लिए फिर कुछ टाइम भी दिया था। और केंद्र सरकार ने डिसीजन लिया था आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 26(2) के तहत लिया गया था। तो ये है पूरा पहला पार्ट परीक्षा मंथन का। परीक्षा मंथन की हिंदी मीडियम में समरी है, जो इंग्लिश वाले टर्म है वो भी मैं बताता जा रहा हूँ। तो ये आप याद रखिएगा। बाकी सेकंड पार्ट में करेंगे। और कुछ पार्ट में हम लोग पूरी हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम की पूरी उत्तर प्रदेश के लिए जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, पीसीएस उत्तर प्रदेश पीसीएस के लिए, और बाकी एसएससी एग्जाम और जो मेंस के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा इसको। राजकुमार जी के नोट्स हैं, ये पहला पार्ट था। थैंक यू फॉर लिसनिंग। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कर दिएगा। देखिए, लाइक करने से फ़ायदा आप ही को होता है। लाइक करने से वीडियो आपके अकाउंट में ऐड हो जाता है, तो आप उसको बाद में भी देख सकते हैं। और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।